गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। मैं एक सिस्टम बना रहा हूं छोटा सा। ये एक सिलेंडर है जिसमें मूवेबल पिस्टन लगी हुई है रेड कलर की, और ये ऊपर नीचे हो सकती है। और साथ में मैंने वेट भी रख दिया एक। इस सिलेंडर के अंदर गैस है जिसकी इंटरनल एनर्जी को हमने U1 ले लिया। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली मूव कर रहे हैं सिलेंडर के अंदर, आपस में टकरा रहे हैं। इनकी अपनी एक इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि देखिए क्या होता है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं और इनकी जो मूवमेंट है मैं उनको तीन तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। ट्रांसलेशन मूवमेंट, मतलब कि वो सीधा भी जा रहे हैं। रोटेशनल मूवमेंट या रोटेशनल एनर्जी, गोल गोल भी घूम रहे हैं। और वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेट भी कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, वाइब्रेट भी कर रहे हैं। तो इन तीनों एनर्जीज का जो सम है वो इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट करती है। मतलब अगर मान लिया किसी गैस के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, उन 10 के 10 इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है, उनकी वाइब्रेशन एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन एनर्जी क्या होगी, उसकी रोटेशन एनर्जी क्या है, और उसकी ट्रांसलेशन एनर्जी क्या है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको जोड़ दिया मैंने, जो टोटल एनर्जी आई वो पूरी गैस मॉलिक्यूल्स की टोटल इंटरनल एनर्जी है। तो इसको एट पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने इसको U1 ले लिया। टेम्परेचर अभी हमारा आसपास का कांस्टेंट है, उस टेम्परेचर पे हमने इसकी इंटरनल एनर्जी को U1 ले लिया। ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, घूम रहे हैं, सीधा चल रहे हैं और वाइब्रेट भी हो रहे हैं। अब मैंने क्या किया, सिस्टम में एक चीज और लेके आया, मैं हीट लेके आया। मैंने बंसर बर्नर को यूज किया और इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने से ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये सिलेंडर के अंदर जो गैस है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। ये पाया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इंटरनल एनर्जी भी उसी तरह से इंक्रीज होती है। मतलब एक डायरेक्ट कोरिलेशन पाया गया है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ गैस मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी किस चीज की बनी हुई है, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी की बनी हुई है। इन सब की मूवमेंट का सम टोटल इंटरनल एनर्जी बताता है। तो अब क्या होगा, जब हम गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करने लग जाएंगे या गैस को मैं हीट करने लग जाऊंगा तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है यानी कि ट्रांसलेट एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब वो तेजी से चलेंगे, तेजी से रोटेट होंगे, गोल गोल घूमेंगे और तेजी से वाइब्रेट होंगे, कोलाइड भी करेंगे। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। एक तरह से इनकी पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है पूरी गैस मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई। तो पहले अगर मैंने बोला इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी जब टेम्परेचर मेरा T था, जब मैंने हीट प्रोवाइड की टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई U2। तो हीट प्रोवाइड करने से इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, दैट इज U2 माइनस U1। हीट प्रोवाइड करने से उसकी इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 अमाउंट से बढ़ गई। अब ऐसा नहीं होता कि जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सारी की सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में लग जाए। कुछ एनर्जी ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दूसरे काम में भी लगा दिया। वो किस काम में लगाया, ये जो पिस्टन की जो मैंने बात की थी शुरू में कि पिस्टन मेरा मूवेबल पिस्टन है जिसके ऊपर हमने वेट रखा हुआ है, ये गैस मॉलिक्यूल्स इसके साथ भी कोलाइड करने लगे। अब ये चूंकि मूवेबल था पिस्टन, ये ऊपर की तरफ जाने लगा, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह ये ऊपर की तरफ जाने लगा। तो जो हीट हमने प्रोवाइड की, तो जो हीट हमने प्रोवाइड की वो हीट पहले तो इसकी इंटरनल एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग गई और कुछ हीट एनर्जी काम में लग गई जो पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो अगर मैं इस पूरा जो प्रोसेस मैंने किया, हीट प्रोवाइड की जिसके बदले में उसकी गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और साथ में उसने कुछ काम भी किया, पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का भी दिया। तो अगर मैं इसको एक मैथमेटिकली इक्वेशन में लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, जो मैंने हीट प्रोवाइड की वो किस में लग गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग गई और कुछ काम करने में लग गई। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की दैट इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट थी, जो मैंने हीट प्रोवाइड की वो कांस्टेंट थी। वो हीट किसमें अंदर चली गई, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर चलेगी और वो ट्रांसफॉर्म किसमें हो गई, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में और कुछ वर्क डन में, पिस्टन को ऊपर धक्का देने में। ये एनर्जी कांस्टेंट ही रही, जो पहले Q थी वो अभी भी उतनी ही है,
अमाउंट में, बस उसकी फॉर्म बदल गई। किस फॉर्म में आ गई? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब एक तरह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उनकी रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी सब कुछ बढ़ गई, और कुछ एनर्जी लग गई काम करने में, पिस्टन को ऊपर धक्का देने में। सो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म हो गई। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि एनर्जी वही रही, मैं ना तो इसको क्रिएट किया हमने, ना ही डिस्ट्रॉय किया, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल गई। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। और कुछ लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, तो एक लिमिटेशन ये है कि ये उस चीज को एड्रेस नहीं करता कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में है। बस हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में है वो ये चीज नहीं बताता, अब्सॉर्ब हो रही है या बाहर निकल रही है। और साथ में जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज अनअटेनेबल। किस तरीके से? अगर मैं बोलूं कि मैंने हीट प्रोवाइड की, हीट मैंने प्रोवाइड की और कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग गई और कुछ पिस्टन को ऊपर धक्का देने में लग गई, जो कि आप ये इस तरीके से देख सकते हो। तो क्या जो मैंने हीट प्रोवाइड की, क्या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, अगर उसको मैं रिवर्स करूं, तो क्या वापस मुझे वो हीट मिल सकती है? वो इसमें अनअटेनेबल है। तो इसको इसलिए एक तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। अगर ये फिजिबल होता तो सारी जो अगर हम शिप की बात करें, शिप कुड प्रोपेल अक्रॉस द ओशन बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम वाटर इटसेल्फ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसको रिवर्स करना, इससे इट इज अनअटेनेबल। मतलब कि हीट से तो मैंने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी और साथ में काम भी कर लिया, पिस्टन को ऊपर की तरफ भी धक्का दे दिया, लेकिन उसका उल्टा करना इज अनअटेनेबल। लेकिन अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करूं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की भी बात करना चाहता हूं, जैसे ग्रेविटी या स्प्रिंग फोर्स। इसमें ये प्रोसेस एक तरह से रिवर्सिबल है। अब लेकिन ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ये इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन है, जो पिस्टन को ऊपर धक्का दिया गया, वो एक्चुअली इट इज क्लासिफाइड एज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब है कि ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में होता है, ग्रेविटेशन फोर्स में इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर मुझे बॉडी की पता है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये रिवर्सिबल भी है। लेकिन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो वर्क इज क्लासिफाइड एज पाथ फंक्शन, क्योंकि इसका रीजन ये है कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ पैरामीटर्स, वॉल्यूम, प्रेशर एंड डेंसिटी। और ये जरूरी नहीं कि वो लीनियर वे में चेंज हो, हैपोजिटली भी वो चेंज हो सकते हैं, एकदम से टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। जो कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लीनियरली बिहेव कर रहे हैं या हैपोजिटली बिहेव कर रहे हैं, वो हम नहीं, पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए रादर देन सेइंग कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो नहीं होता, जो एक्चुअल पाथ फॉलोड है उस पे जो वर्क डन है, जो पाथ फॉलोड है, पाथ फंक्शन है, उसको हम बोलेंगे। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का पाथ फोर्स है, पाथ फंक्शन है कि अगर जितना लंबा आप पाथ फॉलो करोगे उतनी फ्रिक्शनल फोर्स डेसिपेट होगी जब हम धक्का दे रहे हैं। जबकि उसके उलट अगर मैं बात करूं कंजर्वेटिव फोर्सेस की, वो रिवर्सिबल होते हैं। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से देखो, मैंने जैसे बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया, हालांकि ये जो बॉल है गोल गोल घूमती हुई आ रही है, इसका पाथ बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है, इस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है। इसकी जो हाइट है, अगर हम बात करें इस हाइट से, और जहां पे ये स्प्रिंग से के ऊपर गिरती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगी। चाहे मैं इसको ऊपर सीधा ऊपर से नीचे गिराऊं या गोल गोल घुमा के गिराऊं, इसके पास एनर्जी उतनी ही रहने वाली है। तो ये था द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि हमने सीखा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।